Sir, may I come in? Yeah, please come. Thank you, sir. Good evening. Good evening. Good evening, Rajiv. Please sit down. Thank you, sir. Rajiv, very quickly introduce yourself. सर एक रिक्वेस्ट थी सर, मेरा माध्यम सर हिंदी में। नो प्रॉब्लम, आप हिंदी में बोलिए। यस सर 179। गुड, वेरी गुड। बताइए। सर मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। मैं आगरा के किरावली कस्बे का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपनी कॉलेज की शिक्षा आगरा में दयालबाग शिक्षण संस्थान से की है, जिसमें मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी कंप्यूटर साइंस 2015 में पूरा किया है सर। उसके बाद सर मैं भारतीय स्टेट बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर कार्यरत रहा 3.5 साल के लिए। उसके बाद सर मैंने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए जॉब छोड़ दी, और प्रिपरेशन करने के बाद सर मैंने 1 साल बाद नेहरू युवा केंद्र संगठन में डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की जॉब सर ज्वाइन की। और उसके बाद सर मैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत रहा। सर लास्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस पर मुझे इंडियन लेकिन आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी, लेकिन नायब तहसीलदार की कर ली। अभी मिल गया है इनको। लास्ट ईयर क्या मिला? लास्ट ईयर सर मुझे IRS इनकम टैक्स मिल गया। जी सर। ओके, वहाँ ज्वाइन कर लिया कि नहीं किया? सर ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ट्रेनिंग से सर मैंने EOL ले लिया। ओके, एक्स्ट्रा लीव पे हो। यस सर। गए थे हम वहाँ पे कुछ 1 हफ्ते पहले। राजीव, क्योंकि आप कुछ भी अभी फिलहाल IRS में हो, है ना, चाहे आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, ये बताइए कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू आता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू आता है ना, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू तो बड़ा कॉमन है, सब लोगों को पता रहता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जी सर। सर नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक सर जो रेवेन्यू नॉन टैक्स रहता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट रहते हैं सर, उसमें टैक्सेज रहते हैं सर, सॉरी सर, फाइन्स रहते हैं, फीस रहती हैं, जो फाइन्स रहते हैं, हाँ फीस रहती हैं। उसके अलावा सर नॉन टैक्स कैपिटल रेवेन्यू भी रहता है, जिसमें सर हम जो डाइवेस्टमेंट करते हैं सर वो होता है, और सर हम कोई लोन्स वगैरह लेते हैं वो भी सर उसमें आते हैं। तो बेसिकली ये अदर देन इवन डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट बीइंग इन बिजनेस, राइट। मैं आपको बता दूं, जैसे हम पासपोर्ट इशू करते हैं तो उसका बहुत पैसा आता है ना। इसी तरह से और दुनिया भर की सर्विसेज हैं, है ना, फाइन्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है। गवर्नमेंट की बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें उसको रिटर्न मिलता है ना, उसका इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है, उसमें उसको रिटर्न मिलता है। तो ये तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का शेयर टोटल रेवेन्यू में कितना है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नंबर पिछले साल के बजट का साइज कुछ बताएंगे? सॉरी सर 45 लाख करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट नहीं सर याद है। और उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? सर उसमें जो बजटेड था सर वो 10 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद और ऐड हुआ उसमें? सॉरी सर, वो अंदाजा नहीं मालूम है। तो इस बार का बजट परसों जो आएगा उसमें आपकी विश क्या है? क्या विश करेंगे आप कि उसमें क्या होना चाहिए? टैक्सेशन में भी, है ना, और बाकी जो स्कीम्स हैं उसमें भी। आप किस स्कीम को चाहोगे कि वो अच्छा करे, उसमें बजट में ज़्यादा एलोकेशन हो, है ना? और टैक्सेशन में आप कहाँ बढ़ाना चाहेंगे, कहाँ घटाना चाहेंगे? सर पर्टिकुलरली अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो सर मैं इसमें चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स रेट्स हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जो नया टैक्स रिजीम है सर पर्सनल इनकम टैक्स के लिए, सर उसमें उसको थोड़ा अट्रैक्टिव और बनाया जाए, तो उसका टेक ऑफ सर जो पहले वाला है उससे ज़्यादा रहे। एक सर ये है। दूसरा सर जो कैपिटल जो नए टैक्स रिजीम के अंदर वो जो रिबेट्स और कंसेशंस थी वो सारी एलिमिनेट हो गई, है ना। और उसमें एक मुद्दा ये था कि देयर वेर इंसेंटिव्स टू सेव, बचत करने के लिए आपको इंसेंटिव था, और उस बजट के ही हिस्से में इंश्योरेंस का भी हिस्सा था। जी सर। इसका मतलब ये था कि लोग सिर्फ उस इंसेंटिव की वजह से एक तो बचत करते थे, दूसरा किसी न किसी किस्म का इंश्योरेंस कवर ले लेते थे।
जी है ना। तो अब अगर वो सारे इंसेंटिव खत्म हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बजट के ऊपर और वो जो इंश्योरेंस वे फॉरवर्ड है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। पहले हमारी सेविंग्स खत्म होती चली जा रही हैं, जी सर। तो अगर सेविंग नहीं होगी तो आपके पास कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से आएगा? जी सर। सर मुझे इसमें ये लगता है कि जो सर पुराने रिबेट वाला और जो एग्जेम्पशन वाला रिजीम था, सर उसमें लोगों के पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी इन्वेस्ट करने के लिए। जो मीडियम्स थे सर वो बहुत नहीं, लिमिटेड थे तो गवर्नमेंट ऑप्शन सेक्टर दे में। दिए ना लोगों को, जी सर। उनको मार्केट में मजा आए तो मार्केट में लगाने दीजिए। हाँ सर, लेकिन इसमें अब लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के अंदर जी सर। देखो राजीव, इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कैपिटल जो आपकी मार्केट इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर आप रीसेंट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, रेगुलरली देखते हैं, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर था जिसको कैपिटल मार्केट की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मतलब उनकी लिटरेसी जीरो है, उसने इक्विटी में 85% इन्वेस्ट कर दिया और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 15% किया। और जो कॉरपोरेट सेक्टर है जिसको कैपिटल मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्होंने उल्टा किया, 85% डेट में डाला और 15-20% इक्विटी में डाला। तो मतलब थोड़ा लगता है आपको कि ये वी आर रियली काइंड ऑफ उन बेचारों को मूर्ख बना रहे हैं। उनका तो सारा पैसा इक्विटी में डलवा दिया, जहाँ रिस्क ज़्यादा है, और कॉरपोरेट जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है रिस्क लेने की, वो रिस्क नहीं ले रहा है ना। इससे आप क्या क्या रीड करते हो कि हमारा कुछ थोड़ा गड़बड़ है कि हमने इक्विटी को पब्लिसाइज तो बहुत कर दिया और लोगों को बेचारों को कुछ पता आता नहीं है। आपको मालूम है लोगों ने लोन लेके इक्विटी में डाला है। जी सर। मतलब ये कोई हेल्दी सिचुएशन मानी जाएगी क्या? नहीं सर। तो इसका रास्ता क्या है? सर इसका रास्ता ये है कि सर हम अभी फ्री मार्केट में जब हम इतना आगे आ चुके हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक डेफिनेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही पब्लिक को ऑप्शंस रहे हैं। लेकिन सर इसके लिए ज़रूरी है कि जो काउंटर साइक्लिक सर गेन्स और लॉस होते हैं शेयर मार्केट में या इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, सर उसके बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाए। फॉर एग्जांपल सर जो अच्छा, आपने काउंटर सिक्लिकल जो वर्ड यूज किया, जी सर, तो हमें वो वर्ड थोड़ा अंदर कुछ और एजिटेट किया मेरे माइंड को, है ना। इकोनॉमी के अंदर, जनरल इकोनॉमी के अंदर जो काउंटर सिक्लिकल इकोनॉमिक मॉडल की बात करते हैं, वो कौन करते हैं? सर कौन केन्स कहते हैं ना, केनीजियन अप्रोच। Yes, sir. What does he say? He says when the economy is doing well, tax people. When the economy is doing badly, spend money. Right? ये क्यों कहा उन्होंने ऐसा? हमारी जब इकोनॉमी अच्छी कर रही है तब भी टैक्स नहीं कर रहे, राइट? एज अ रिजल्ट जब बुरी इकोनॉमी हो जाती है तो पैसा ही नहीं होता। सर मैं मानता हूं कि ज़्यादा टैक्स करना नहीं, ज़्यादा नहीं, उसका मतलब ये है कि when the economy is doing well, tax them. सर Don't reduce the tax then. हमने कैपिटल गेन्स को कम कर दिया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। लेकिन सर हम ऑप्टिमम टैक्स रेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हर सर। कंट्री का ऑप्टिमाइजेशन अपना होता है जी सर। ना। आप सिंगापुर को देख के अपना टैक्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। जी सर। हमें अपनी सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी पड़ेगी, हमें अपनी इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी, हमें अपनी अवेयरनेस देखनी पड़ेगी, देन वी विल डिसाइड कि हमारे लिए ऑप्टिमल टैक्स क्या है ना। तो इसलिए तो ऑप्टिमाइजेशन, हम तो टैक्स हेवंस में चले जाओगे तो टैक्स है ही नहीं उनके यहाँ। सर उसके अलावा इसके जो कम करने के जो ऑब्जेक्टिव हैं सर, उससे एक तो जो टैक्स सर टोटल कलेक्शन है वो सर काफ़ी रोबस्ट रहा है पिछले 4-5 साल में जब से कम हुआ है। दूसरा सर जीएसटी की वजह से, और सर तो वो क्योंकि अच्छा उसमें एक चीज़ और देखिए, पिछले कितने सालों से इन्फ्लेशन कितना ऊंचा रहा, एंड टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन। यस अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो आपका टैक्स भी ज़्यादा आएगा आपके पास। तो इसलिए इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत होती है, यस है ना। आपका टैक्स रेवेन्यू 6% बढ़ा और इन्फ्लेशन भी 6% है, यस सर। तो सीधे ही आपको पता चल गया किसकी वजह से, है ना। तो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया मार्केट में तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया। यस सर। तो ये टैक्स रेवेन्यू का टोटल अमाउंट जो होता है
वो बिल्कुल एकदम सिर्फ वाटर टाइट इंडिकेशन आपकी इकोनॉमी की हेल्थ का नहीं होता है, जी सर। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, isn't it? रूपी डिवैल्यू हो जाएगा तो आपको टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा इंपोर्ट के ऊपर, यस हाँ, आपके कस्टम ड्यूटी ये सब ड्यूटीज के ऊपर आपको अच्छा लगेगा और क्योंकि महंगा हो जाएगा वो, यस है ना। तो अच्छा चलिए छोड़िए इसको, लेकिन देख लेना आप क्योंकि बजट आने वाला है ना, तो उसमें इन मुद्दों पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है ना। तो ये एक वर्ड हम यूज़ करते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये कहाँ से आया है ये वर्ड? सर मुझे एग्जैक्ट मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप परमिशन दें तो सर मैं सर महा उपनिषद में शायद इसका ये उल्लेख। क्या है, ये श्लोक है क्या? सर एग्जैक्टली मुझे। उसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आपको बता सकता हूँ, यस सर। हाँ, वो ये कहता है कि फॉर द वाइज यस वर्ल्ड इज अ फैमिली, फॉर द वाइज कंडीशन लगाता है वो। यस वासुदेव कुटुंबकम सबके ऊपर लागू नहीं होता है, ओनली फॉर द वाइज वासुदेवा कुटुंबकम वर्ल्ड इज अ फैमिली। व्हाई डज दिस स्कॉलर से दैट ओनली फॉर द वाइज वर्ल्ड इज अ फैमिली? सर जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है। तो सर जब हम एक पैरोकियल माइंडसेट में या एक छोटे लिमिट में रहकर केवल अपने परिवार के हितों की बात कर रहे होते हैं, तो उस सेंस में पूरे विश्व को और अपना परिवार समझना, और पूरे विश्व में केवल लोगों को नहीं, हाँ। पूरा जो। अब ये बताएं कि हमारे अंदर वो इंडिकेटर्स कौन से हैं कि दैट इंडिया एज अ सोसाइटी वी हैव दैट विजडम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट वासुदेव कुटुंबकम। वो फीचर्स कौन से हैं? और सर पहला जो फीचर है वो ये है कि हमारा जो वे ऑफ लाइफ रहा है एंशियंट टाइम से ही, वो नेचर के साथ सर बहुत। वासुदेव कुटुंबकम कंसेप्ट भी एंशियंट ही है, Yes, sir. इसीलिए एंशियंट है सर बहुत ये आज की नहीं है। जो नेचर के साथ है सर वो काफ़ी मैं कह सकता हूँ सर सिम्बायोसिस में रहा है, हमने रिस्पेक्ट की है, उसकी पूजा भी की है। दूसरा सर ये है कि जितनी भी सर जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर जितने भी लोग भारत में आए, दूसरे देशों से आए, दूसरे राज्यों से, दूसरे कॉन्टिनेंट से आए, सर हमने सबकी संस्कृति को अपना लिया, सबको अपना मान लिया। तो सर ये मुझे लगता है कि दो जिसमें हम लिविंग बीइंग्स को, और चाहे वो जानवर हो, लेकिन एक चीज बताएं कि वो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भी हजारों साल से हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको अपना बनाते हैं, गले लगाते हैं। आपको लगता है कि आज बैठ के कभी कभी हम उस बात के लिए रिग्रेट करते हैं? सर मुझे नहीं लगता है कि हम इसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो एग्जिस्टेंस है और सर वो जो हमारा कल्चर है। नहीं, मतलब कभी हम देखते हैं हिस्ट्री की तरफ जब देखते हैं, बोलते हैं अरे फलाना आया ये कर दिया, ढिमकाना आया ये कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, हमारा ये कर दिया। तो थोड़ा आपको लगता है कि पब्लिक के अंदर ये थोड़ा ओपिनियन हम मतलब पैदा हो रहा है कि समवेयर डाउन द लाइन दिस होल यू नो ट्रांस माइग्रेशन, इंडिया बीइंग अ मेल्टिंग पॉट वाज नॉट रियली ग्रेट फॉर अस? सर मुझे लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या फिर जिस तरह के हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, या जो सोशल मीडिया है, उसमें सर लोग उस टाइम को कंटेक्स्ट में रख के अप्रिसिएट नहीं कर पाते हिस्ट्री को। नहीं तो कर एक पाते हैं। वो एक रीजन है तो जिसमें ये सर मिस difference है। इन्फॉर्मेशन की कहानी है। जी सर। वेरी गुड। राजीव, ये 26 जनवरी परेड की झांक को आपने देखा था? सर मैंने देखा नहीं था। आपने देखने की ज़रूरत भी नहीं समझी? सर मैंने पूरा फॉलो नहीं किया था, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स पे सर जो स्नैपशॉट आ रहे थे वो सब। ओके, सो कौन सा हाईलाइट आपके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस बार के 26 जनवरी का? सर एक तो उसमें एक फुल वुमेन कंटिजेंट था। एक ही था या? सर कई सारे थे, सॉरी सर आई मीन। तो सर एक वो खासियत थी उसकी कि हम बेसिकली नारी शक्ति का, नारी शक्ति को सर हमने प्रमोट किया। कर रहा था। दूसरा सर जो इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, तो उसके सर रिलेटेड जो झांकियाँ थी सर वो भी उसमें थी सर। मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
एक इसमें नृत्य डांस हुआ था बहुत बड़ा लास्ट में, जिसको वंदे भारतम कहते हैं, कुछ आइडिया है उसके बारे में? सर वंदे भारत, वंदे मातर, वंदे भारतम नृत्य हुआ था लास्ट में, कल्चरल Sorry, थे। हाँ, तो उसके डाइवर्सिटी का देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें इशू है। हमारे जो डेमोग्राफी है उसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात तो करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो अब चैलेंज बन रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगे कि अमृत काल में इसे यथाशीघ्र एक डिविडेंड के रूप में हम निकाल सकें? जी सर। सर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको रियलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि सर एजुकेशन, जो एजुकेटेड यूथ भी हैं सर, उनके पास स्किल्स की कमी है। जैसे एसर रिपोर्ट ने अभी किया कि हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल यूथ हैं सर। तो इसके लिए ज़रूरी है सर कि जो स्किल प्रोग्राम्स हैं सर उसको स्ट्रेंथन किया जाए। और सर लॉन्ग टर्म में जो बेसिक एजुकेशन है, जो सर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसको सर लेटर और स्पिरिट में हम उसको सर रियलाइज करें। और जो मेजरली सर प्ले बेस्ड लर्निंग है या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है सर, उसको प्रमोट करें तो लॉन्ग टर्म में सर वो सस्टेनेबल रहेगा, शॉर्ट टर्म में सर नहीं। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकली तो सही है, स्किल की बात आज 15 साल से हम लोग कर रहे हैं, और आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 15 साल ही है, इससे ज़्यादा 15-20 साल से ज़्यादा तो है नहीं। तो ऐसे ही हम बात करते रहेंगे या कुछ करेंगे? तो क्या ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन एक्चुअली होना चाहिए ऑन अ वॉर फुटिंग? सर एक जो मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे सर हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रारंभ की है, उसी तरह सर हमें एक कोई स्कीम प्रमोट कर सकते हैं जिसमें आउटकम बेस्ड की कितना स्किल्स दी जा रही हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सर स्कीम्स, एक सर टैक्स रिबेट या किसी भी अन्य माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से सर, एक वो हम कर सकते हैं, या अप्रेंटिस बेस्ड सिस्टम किया जाए। और दूसरा सर ये है कि कुछ सर मत है कि जो ट्रेनिंग सेंटर हैं सर, स्किल ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनको रैंडम बेसिस पर कहीं भी इस्टेब्लिश करने के बजाय उसको इंडस्ट्रियल एरियाज में जहाँ पर सिनर्जी रहे वहीं पर सर इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो सर कोऑर्डिनेशन है और जो लर्निंग्स हैं सर वो बिल्कुल जो डिमांड के अनुसार हैं सर वो होंगी। तो लोगों के पास एक इंसेंटिव भी रहेगा टाइम देकर लर्निंग का, और सर जो ट्रेनिंग करने के बाद लोग ज्वाइन नहीं करते कोर्स या जॉब मिलती नहीं है सर, वो दोनों चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। एक मेरा और प्रश्न है कि ज़्यादातर जैसे नॉर्थ ईस्ट है या ट्राइबल एरियाज़ हैं, इनको रिसोर्स रिच बोलते हैं, लेकिन रिसोर्स कर्स भी बोलते हैं कि रिसोर्स कर्स है। तो रिसोर्स कर्स कैसे हो गया, और ये रिसोर्स रिच एरिया इम्पॉवरिश्ड क्यों है? जी सर। सर इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें सर रिसोर्सेज तो काफ़ी हैं, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट का इफेक्ट है सर वो केवल माइनिंग सेक्टर तक सीमित रह गया है सर। जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो एक इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए था उसके बेसिस पे, जो टर्सरी सेक्टर सर, सेकेंडरी सेक्टर तैयार होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए हैं। तो उसका जो बेनिफिट है वो लार्जली वहाँ बाहर चला गया, और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स रही या और जो सोशल इश्यू डिस्प्लेसमेंट वगैरह की वजह से हुए, तो सर वो उनके लिए जो लोकल एरियाज हैं उनके रेजिडेंट्स के लिए कर्ज बन गया सर। तो ये जो डिबेट है कि साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया बहुत डेवलप्ड हो गया, ये तो कहीं ना कहीं रिसोर्स या मिनरल रिसोर्स लेकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे हुआ, राइट? और उसमें फ्रेट इक्वलाइजेशन की भी बात थी। तो ये जो डिबेट हमारे इंटेलिजेंशिया ला रहे हैं, ये बेमानी है? साउथ नॉर्थ ये सब डिवाइड या रिच सर ये पुअर, मेरा मानना है कि सर ये जो डिबेट है केवल रिसोर्स से तक सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर मैं जैसे ही अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो डेस्पाइट कि यहाँ पे अच्छे खासे प्लेन्स हैं, एग्रीकल्चर है, लेकिन जो इसका जो सर टर्बुलेंस वाला पीरियड था पॉलिटिक्स में, जहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट रही सर, वो कोइंसाइड करता है जब से हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, तो सर हम उसका उतना फायदा नहीं उठा पाए। पॉलिटिकल टर्बुलेंस हर जगह रहा है, तो वो कॉमन फैक्टर है। जी सर। जी तो सर दूसरा जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जो वेस्ट और साउथ के डेवलपमेंट में कंपैरिजन में जो ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। फॉर एग्जांपल सर
उनका सर जो ट्रेड लिंक्स हैं सर दूसरे कंट्रीज के साथ में, या फिर सर जो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं उन एरियाज से सर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम पड़ती है, पहले से ही सर रूट्स हैं। तीसरा सर उनका गवर्नेंस मॉडल इस तरीके से रहा कि लिबरलाइजेशन के बाद एफडीआई वगैरह भी उन 4-5 स्टेट्स में आके कंसंट्रेट हो गई, तो सर एक वो रीजन रहा है। ठीक है, राइट। recently data protection data privacy act has been ये इसको पार्लियामेंट ने पास किया है ना। और जो ये अपनी जो डेटा प्राइवेसी का जो लॉ है वो हमने यूरोपियन का जो बना हुआ था उसी को कॉपी किया मोर और लेस, बट कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस आप बताएंगे क्या चेंजेस हमारे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में है जो कि यूरोपियन में एक्स्ट्रा है। डाटा प्राइवेसी एक्ट जो अभी हमने पास कराया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, उसने कॉपी किया यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को, बट कुछ चेंजेस हो गए फाइनली, इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए। सर पहला चेंज ये है कि जो हमारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ में जो स्ट्रिंजेंट जो सर सिक्योरिटी के लिए प्रोविजंस हैं सर वो मोस्टली पर्सनल डेटा के लिए हैं, और जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको जो EU का रूल है उसके कंपैरिजन में सर थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट है, उसको यूज किया जा सकता है आफ्टर अनोनिमाइज करने के बाद। नेक्स्ट दूसरा सर इश्यू ये है कि सर जो गवर्नमेंट एजेंसीज को पावर है जो डेटा को एक्सेस करने के लिए वो कंपेयर टू सर यूरोपियन यूनियन वो ज़्यादा है सर। ये दो मेन डिफरेंस सर। करेक्ट। दिस आपका कंप्यूटर भी बैकग्राउंड है और आजकल क्रिप्टो करेंसी के विषय में काफ़ी कंट्रोवर्सी रहता है इंडिया में। मेनी पीपल ये नहीं कह सकता कि ये लीगल है कि इलीगल है। मेनी इवन लर्नड पीपल आर कंफ्यूज्ड। आप कहाँ रखते हैं इसको? सर मुझे लगता है कि इसका जो लीगल स्टेटस है अभी वो गवर्नमेंट द्वारा ही फिक्स नहीं किया गया है। एक तरफ हम इसको लीगल टेंडर तो मानते ही नहीं है, लेकिन इसको एक एज अ असेट वर्चुअल असेट हम 30% टैक्सेशन में भी ला रहे हैं, तो एक तरीके से इसको फॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। लीगली सर ये करेंसी तो नहीं है, लेकिन सर एक एज अ असेट इसको सर फॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये जो बैंक में हैकिंग फ्रॉड हर जगह होता है, लेकिन बैंकिंग फ्रॉड्स बाय हैकिंग बहुत डेंजरस है। तो बैंक्स कुछ अपने सिस्टम बनाए हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए या कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट करेंगे? सर जो बैंक, क्योंकि सर उनके पास जो डेटा रहता है वो काफ़ी क्रिटिकल रहता है, तो सर उसके लिए बैंक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी रखते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर ईयर मार्क बजट रखा जाता है सर। दूसरा सर रेगुलर लेवल पे जो उनका सिक्योरिटी कंसर्न समझ में आते हैं या वल्नरेबिलिटी जाती है सर उनको पैचअप सिक्योरिटी पैचअप के साथ सर फिक्स किया जाता है रूटीन लेवल पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है 2013 की, जिसमें इस साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन बनाने का रखा गया है। साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की भी सर एक 1 पॉइंट नोडल ऑफिसर की स्थापना की गई है ताकि जो साइबर सिक्योरिटी किया जाए। और सर अभी रिसेंट में न्यूज में है कि एक साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसमें जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं इंडिया में उनमें प्रमोट किया जा रहा है कि इंडिजिनियसली बिल्ट हार्डवेयर यूज किया जाए। दूसरा उसमें ये भी प्रावधान किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर ईयर मार्क बजट साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग से रखा जाए। आप चूँकि ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं और इकोनॉमी सेक्टर के इर्द गिर्द घूमे हैं आप, तो ये बताइए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है गवर्नमेंट रेवेन्यू का, सब प्रायोरिटी वाइज मैक्सिमम कहाँ जाता है, नेक्स्ट कहाँ जाता है, एक आकलन? सर मुझे लगता है कि सर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सर आप परमिशन देते हाँ बिल्कुल आप बताएं। सर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बजट का हिस्सा है सर वो डिफेंस में जाता है, इंक्लूडिंग जो पेंशन्स वगैरह होते हैं सर। अगर हम सर केवल ब्रॉड उसमें देखें तो सर सैलरीज पेंशन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें सर सैलरीज पेंशन्स, उसके अलावा सर सब्सिडीज जो अपनी फूड सब्सिडी है, पेट्रोलियम सब्सिडी है। करेक्ट, आप रियल सब्सिडीज में आए हैं, सब्सिडीज टर्म में तो आप कितना सब्सिडीज क्या परसेंटेज रहता होगा, मतलब एक जनरल एक आइडिया रेवेन्यू साइड से? आई थिंक सर 5% के आसपास सर सब्सिडीज बर्डन है सर जीडीपी का। अच्छा, किस सेक्टर में आपको लगता है सबसे डेंजरस है, सब मैक्सिमम है सब्सिडी और डेंजरस है सब्सिडी, कौन सा सेक्टर ऐसा लगता है आपको?
सर मुझे लगता है कि फूड और फर्टिलाइजर दोनों ही सेक्टर्स में सर सब्सिडी रेशनलाइज की जा सकती है, जिसके लिए सर वेरियस रिकमेंडेशंस भी आई हैं। तो सर दोनों ही अनसस्टेनेबल हैं लॉन्ग टर्म में, तो दोनों को ही रेशनलाइज किया जा सकता है। ये इंडिया के ज्योग्राफी का आप कुछ टू पॉजिटिव टू नेगेटिव बताइए। जी सर। सर पहला पॉजिटिव तो यही है कि इसका जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इंडियन ओशन रीजन में, इसको साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से हमारा ट्रेड कनेक्ट वगैरह सब होता है। दूसरा सर इसका रीजन ये है कि जो हमारा क्लाइमेट है और या फिर हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं सर, उसको सेल्फ सफिशिएंट इंडिया को कई सेंस में बना देते हैं। चलिए नेगेटिव में आइए। सर नेगेटिव में हम सोचते हैं तो सर पहला ये रीजन है कि हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, तो जिसकी वजह से डिसीज बर्डन ज़्यादा रहता है। दूसरा सर जो अभी क्लाइमेट चेंज फिनोमेना हो रहा है सर, उसकी वजह से कई सारे जो वेदर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से डिजास्टर भी ज़्यादा आने का। ओके, लास्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी, उस विषय में आपका क्या लेटेस्ट क्या मंतव्य है, क्या उसके रिपरकशन होने वाले हैं? 2-3 पॉइंट्स। सर किसी भी सर ये हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं अभी तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर इसके रिपरकशंस अगर हम देखते हैं तो बिजनेस सेक्टर में देखेंगे तो सर इसकी जो प्रोडक्टिविटी है टोटल वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से सर नेशनल जीडीपी बढ़ सकती है। दूसरा सर जो सिक्योरिटी डोमेन है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डोमेन है सर, उसमें जो वारफेयर का तरीका है सर, वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो आप नहीं डरते कि पता लगा कि आप खुद अपना एक कंट्रोलर पैदा कर रहे हैं, जो विल आपका मास्टर, आप स्लेव वो मास्टर हो जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? सर ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो हम एआई रेगुलेशन की बात करते हैं उसमें सर ये जिसको सिंगुलरिटी इवेंट कहते हैं, उसको रोकने के लिए ही उसमें गार्ड रेल्स बनाने के लिए सर मैकेनिज्म बनाने के लिए बातें हैं। मुझे बताएं, मानव निर्मित वो बाधाएं कौन सी हैं जो कि हमें पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ी बाधा बन के आ रही हैं? मैम मानव निर्मित बाधाएं जैसे ओवर पॉपुलेशन है। ओके मैम, सबसे पहले तो जो मैं मानता हूँ कि पहला बाधा है हमारा जो कंजम्पशन कल्चर है, जो बिहेवियरल ट्रेड्स है हमारे, जिसमें हम यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाते हैं रिसेंट टाइम में, एक वो कारण है। दूसरा है मैम, जैसे आपने बोला कि ओवर पॉपुलेशन, और इसका दूसरा कारण है कि जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो उन पे बर्डन ज़्यादा होता है। तीसरा मैं प्लानिंग में समझ सकता हूँ, जिसमें हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, तो जिसकी वजह से साइंटिफिक, फॉर एग्जांपल जैसे हम वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं, लेकिन डिस्पोजल वेस्ट अगर नहीं करते हैं साइंटिफिक तरीके से, तो इस प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। नहीं, इसमें डिफॉरेस्टेशन भी है, पोल्यूशन भी है, ये सब यस हम लोगों के अपने कर्मों का फल है। यस। एक हमारे पास अम्ब्रेला एक्ट है जिसके तहत हम सारे सेंटर और स्टेट्स पर्यावरण संरक्षण को रेगुलेट करते हैं। कौन सा एक्ट है वो? मैम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1986 में। क्या है उसके खास प्रावधान? यस मैम, उसमें पहला प्रावधान ये है कि गवर्नमेंट कौन सी इंडस्ट्री पॉल्यूटेड है, नॉन पॉल्यूटेड है, और उनके क्या पैरामीटर्स होंगे उसको डिफाइन कर सकती है। फिर दूसरा है कि इसके लिए एक स्टेट और सेंट्रल मशीनरी बनाई गई हैं जो इसको इन्फोर्स करती हैं। तीसरा है मैम कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट कर सकते हैं किस टाइप की फैक्ट्री या किस टाइप की इंडस्ट्री किस एरिया में लगेगी, और अगर वो पॉल्यूशन लेवल से ज़्यादा है तो उसको बंद कर सकते हैं। दूसरा, उनसे जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग उसके सेफ डिस्पोजल के लिए, सेग्रीगेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भी मैम उसमें पैरामीटर्स या रेगुलेशन बना सकते हैं। आपको लगता है हमने बहुत अच्छे प्रयास करे हैं जल संरक्षण के लिए, और वो क्या है? मैम ट्रेडिशनल सेंस में हमारा एक ट्रेडिशनल जो हमने जलाशय बनाने का रखा सर मैम, वो अभी तक जीवित है। फॉर एग्जांपल टंका हैं, हम टैंक बनाते हैं मैम, उस टाइप की चीज़ें हैं। उसके अलावा एक मैन मेड झील वगैरह बहुत सारी बनाई गई हैं, और प्रेजेंट सेंस में मैम हम जो झीलें इंक्रोचमेंट हो गई या जो वाटर बॉडीज हैं पॉल्यूटेड हो गई हैं, उनको रेजनरेट करने के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैम जो अटल भूजल योजना है, उसमें कुछ स्टेट्स में हम पार्टिसिपेटरी बेसिस पर, जिसमें लोगों को साथ लाकर जो लोकल वाटर बॉडीज हैं उनको रेजुनेट करने का काम कर रहे हैं। चलिए,
अदृश्य बेरोजगारी वास्तविकता है, ठीक है, ये किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है? मैम, अदृश्य बेरोजगारी में पहला चीज़ ये है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। तो अगर जो एक्स्ट्रा लेबर है जिसकी ज़रूरत नहीं है मैम, अगर हम उसको एक यूजफुल एम्प्लॉयमेंट में, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में लगा पाएंगे तो हमारा नेशनल जीडीपी बढ़ेगा मैम, उस टोटल प्रोडक्टिविटी कंट्री की बढ़ेगी। ठीक है, पर ये प्रभावित कैसे कर रही है हमारी, बिकॉज ये तो वास्तविकता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही है? क्या करती है वो तो आपने बता दिया, पर कर रही है ये बताएं। सॉरी मैम, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, सब लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, है ना? दैट मीन्स वो जो हमारा यूथ बल्ज है, या जिसे कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक विकास है वो शायद 2041 तक चरम सीमा पे होगी, लेकिन अगर हमारी ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति को हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिविडेंड नहीं होकर डिजास्टर भी बन सकता है ना? तो इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा प्रभावित होगी। आप डायरी लिखते हैं जी। क्या कभी उसे पब्लिश करेंगे? नहीं मैम, ऐसा तो कोई। चलिए, तो उस डायरी में से मुझे सोच कर बताएं कि 3 ऐसे कौन से निर्णय आपने लिए हैं जिसे आज आप बदलना चाहेंगे, रेट्रोस्पेक्ट में सोचकर। मैम, वैसे तो जो डिसीजन लिया गया वो उस टाइम का सबसे बेस्ट डिसीजन था, उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव उससे बेकार था। लेकिन अगर मैं इसमें सोचता हूँ तो मैम, मैंने ड्रॉप लिया 1 साल के लिए 12th के बाद में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो वो लूँगा। और बाकी मैम, मैं ऐसा कोई डिसीजन सोच नहीं पा रहा हूँ जिसको मुझे लगता है कि चेंज। चलिए, सो परफेक्ट, सो यू विल बी अ गुड ब्यूरोक्रेट। हाँ, सही डिसीजन सही समय पर। जो आपने नायब तहसीलदार के रूप में काम किया, आपकी मुख्य ड्यूटी क्या होती है? सर, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर वो है लैंड रेवेन्यू कनेक्शन। उसके अलावा जो ज़मीन का म्यूटेशन होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना सर, वो दूसरा मुख्य कार्य है। उसके अलावा सर जो सीआरपीसी है सर, उसके अंदर मजिस्ट्रेट की पावर होती है, नायब तहसीलदार को डेलीगेटेड होती है सर डीएम सर से। और उसके अलावा सर जो अदर ड्यूटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सर इलेक्शन के टाइम पे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर या फिर सर इलेक्टोरल लैंड रिकॉर्ड्स पे हम बात करना चाहते हैं। यूपी के अंदर आपने मैनपुरी वहाँ पे काम किया है, जो कार्रवाई हुई तो उसको रिकॉर्ड हो जाता है, वो डिजिटल बना हो गया है पूरी तरह से? हाँ सर, अभी डिजिटल हो गया है। जैसे ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सर रजिस्ट्री होती है, वो ऑनलाइन तहसीलदार ऑफिस में आ जाता है। और अगर सर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है विद इन 30 डेज, तो सर उसको बिना जो जिसने लैंड परचेज किया उसके बिना म्यूटेट कर दिया जाता है। और अगर जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है फादर के बाद, उसके बाद में उनके बच्चों को, तो वो रिकॉर्ड में उनका नाम अगर वो करेंगे तो उसमें आ जाएगा डिजिटल उसमें? जी सर। मैनपुरी एरिया में, आगरा राजस्थान में, एक वक्त में बंजर लगातार फैल रहा था, उसके लिए कुछ सॉइल प्रिजर्वेशन के लिए कुछ कदम उठाए गए? सर, एक तो गवर्नमेंट सर फॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रही है। पिछले कुछ सालों में लगातार 25 करोड़ से ज़्यादा सर, यूपी में मैं बता पा रहा हूँ, 25 करोड़ से ज़्यादा सर पर ईयर फॉरेस्ट ट्रीज लगाए जा रहे हैं। तो एक वो तो सर एक तो सरकार का क्लेम होता है, और जिसमें अगली बार होता है कि वो गाय खा गई, फिर अगली बार होता है फिर गाय खा गई, है ना? जो जमीन को, जो उसको उर्वरकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि राजस्थान वाला वो फैल रहा था लगातार। अगर आपको पता हो थोड़ा, ठीक है, नहीं तो आगे सर। उसमें दूसरा जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें सर 1970s में 80s में काफ़ी ज़मीनें जो बंजर थीं उनको फार्मर सर, जो लेबरर्स थे सर, उनको दिया गया। तो उन्होंने सर उस पर खेती वगैरह प्रारंभ की, इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपैरेटिवली सर पहले से अच्छा हुआ है। जो आपका बच्चों को पढ़ाने में, गरीब बच्चों को, जी सर। क्या मैनपुरी क्षेत्र में भी आप कभी गए हैं? सर मैनपुरी में मैंने नहीं किया। दयालबाग में किया होगा? सर दयालबाग में किया। दयालबाग में देखो, मेरा ये कहना है कि वो तो शहर की वो है, वहाँ आप कॉलेज है सारा, तो चले जाते हैं। जहाँ मैनपुरी क्षेत्र में आप गए, कभी किसी स्कूल में गए, जा पाए आप? सर मैं स्कूल्स में कई सारे में गया, लेकिन टीचिंग के बजाय सर मैंने वहाँ करियर काउंसलिंग क्लासेज ली। मैं कई गांव में अगर स्कूलों की समस्या पे बात की जाए, क्योंकि यूपी की एक बहुत बड़ी ये वो है, एजुकेशन में अभी तक मेरे हिसाब से बहुत कम इम्प्रूवमेंट हुआ है।
सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट मिशन मोड पर काम कर रही है इसके लिए। पहला चीज़ ये है सर, एक मिशन कायाकल्प चलाया जा रहा है, जिसमें सर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का सर उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। सर दूसरा ये है कि एक सर जो निपुण भारत अभियान है भारत सरकार का ही, उसके अंतर्गत सर उसकी जो मॉनिटरिंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। हर बच्चे के लिए सर एक जो टारगेट्स हैं उसका रेगुलर असेसमेंट। आप अगर वहाँ डीएम बन जाएंगे तो और क्या एडिशनल कदम उठाना चाहोगे, क्योंकि आपकी ग्राउंड रियलिटी, आप वहीं के रहने वाले हो, अनुभव है, और क्या कदम? सर मुझे लगता है कि एक बेस जो है वो पिछले कुछ सालों में तैयार हो गया है। फॉर एग्जांपल स्कूल जो ज़्यादातर सर बन गए हैं। दूसरा टीचर्स की अटेंडेंस भी काफ़ी हद तक सुनिश्चित की जा चुकी है सर, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हो गए हैं सर। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल्स आएँ सर, एक समस्या है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि सर जो टीम्स हैं और डिपार्टमेंट्स को भी इंक्लूड करके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं सर उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं स्कूल आने के लिए, भेजने के लिए। इसमें बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का एक रोल हो सकता है, क्योंकि अक्सर सरकारी स्कूलों में उन गरीबों के बच्चे वो आते ही नहीं है जी सर। सिर्फ वो मिड डे मील पे आते हैं। दो प्रश्न और, आपकी यूनिवर्सिटी है डीम्ड यूनिवर्सिटी है, क्या अंतर है डीम्ड और रेगुलर यूनिवर्सिटीज में? सर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और रेगुलर यूनिवर्सिटी में पहला डिफरेंस है सर, जनरली जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी सर फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी होती हैं वो कॉलेज अफिलिएट कर सकती हैं सर, पहला ये है सर। दूसरा सर जो रेगुलेशंस हैं कंपैरेटिवली सर जो ऑटोनॉमी होती है वो फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में सर ज़्यादा होती है। डीम्ड में कम होती है, डीम्ड में ज़्यादा होती है ऑटोनॉमी? क्योंकि दयाल बाग वाला अपना एक रेगुलेशन है उनका, एडमिशन का, उनकी एक्टिविटीज़ का, इसमें इनकी ज़्यादा ऑटोनॉमी है डीम्ड वाला। सोचना इसमें। मुझे बस ये बताइए कि बीबीसी का संवाददाता आपसे पूछ रहा है कि भारत में पिछले 9 सालों में, अब तो पूरा 2 टर्म पूरे हो रहे हैं, कहाँ बेहतर हुआ है और कहाँ आपको और ज़्यादा अपेक्षा है? सर 3 पॉइंट वो 3 पॉइंट ये। सर बेहतर करने के लिए हम बात करें, सबसे पहले सर गरीबी बहुत ज़्यादा कम हुई है। करीब 25 करोड़ लोगों को सर लास्ट के 25 ईयर में हम गरीबी से बाहर लाने में कामयाब रहे हैं। दूसरा सर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वर्ल्ड के कंपैरिजन में सर, जो वर्ल्ड ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में हम कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहे डिस्पाइट कोविड जैसे सिचुएशंस के प्रति। तीसरा सर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी हमने एक सर अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें। ठीक है, ये 3 प्लस पॉइंट। यस सर। जहाँ आपके हिसाब से कम हुआ है और भी बेहतर हो सकता था? सर मुझे नहीं लगता कहीं कम हुआ है, लेकिन जो हम बेटर कर सकते हैं उसमें एक जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा सकते हैं सर। दूसरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है सर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं कुछ 3 कंटेस्ट करूं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के इंडेक्स में हम और पीछे हुए हैं। जी सर। राइट टू एक्सप्रेशन वाले में हम और पीछे हुए हैं, करप्शन में और भी आगे बढ़ गए हैं। हाँ, ये मतलब ये एक आखिर बीबीसी सब पे नजर रखती है, चलो है ना। और भूख में भी हम जो है 80 करोड़ को अभी और दे रहे हैं। सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सर एफर्ट्स कर रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हम और पीछे चले गए। जो विचार करना। एसर रिपोर्ट दिखे ना, Yes, जो sir. बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं, मैथ्स नहीं कर पाते हैं, तो सर उसमें जो इफेक्ट है सर वो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने सर एफर्ट्स किए हैं, लेकिन क्वालिटी अभी क्वांटिटी पर मेंटेन रहा है। अभी क्वांटिटी भी सर इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हाँ, वही अपेक्षा हमारी और भी बेहतर है। आप नौजवान और आगे बढ़ाएंगे तो। ओके राजीव, आपका इंटरव्यू तो हो गया पूरा। थैंक यू।